तो आज हम लोगों का नया चैप्टर है, यह है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, यानी कि वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां। किस प्रकार से हम इस चैप्टर में देखेंगे कि बेसिकली हमें जो पढ़ना है वह पढ़ना है क्या, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हवाएं कैसे बहती हैं, है ना, पवन, ये सब, इन सारी चीजों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो, पहले हम देखते हैं क्या कि वायुमंडलीय दबाव क्या होता है। व्हाट इज वायुमंडलीय दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है इसकी डिटेल में जानने के लिए बहुत बार तुम लोगों ने ऐसा सुना होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दबाव के बारे में सुना होगा, लेकिन होता क्या है, ये चीज हम कैसे नापते हैं इसको, इसकी अगर हम बात करें तो देखो, वायुमंडलीय जो दबाव, इस पेज को दोबारा से खोलना पड़ेगा कि इस पे एडिटिंग इनेबल नहीं, एडिटिंग। ये दो तीन चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट हैं, इसमें लोगों को रहना चाहिए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। फ्री में मिल रही चीज कद्र नहीं होती। बहरहाल, वायुमंडलीय दबाव जो है उसको हम अगर नापने का तरीका देखें तो बहुत आसान तरीका होता है, जिसके तहत वायुमंडल के दबाव को या एटमॉस्फेयर को नापा जा सकता है। तो एक तरीके से अगर नाम से ही पता चल रहा है क्या, वायुमंडलीय दबाव, यानी कि जो वायुमंडल है, वो जो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वह कितना दबाव हम पे बना रहा है, इसी को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। अब इसको नापने का तरीका क्या है। अब नापने का तरीका यह है कि एक पाइप ले लो। पाइप मतलब जैसे, केवल ये समझने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं। प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होता है हम लोग वो अभी हम बताएंगे, लेकिन जो तरीका है वो ये है कि एक पाइप ले लो, ये एक ट्यूब जैसा पाइप है, ठीक है ना, ट्यूब स्ट्रक्चर का। इसे अब यहां ये वाला जो लेवल है, सबसे ऊपर वाला, इसको तुम लेकर के चले जाओ सबसे ऊंचाई पर, एटमॉस्फेयर के सबसे ऊंचे हिस्से में, ठीक है ना, वायुमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से पे। और ये जो नीचे वाला है, इसको तुम ले जाओ कहां, इसको तुम ले जाओ समुद्र के सतह पे। ये कहां पर रहेगा, एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में, अपर पार्ट। और ये क्या हो गया तुम्हारा, समुद्र का सतह, या इसे हम कहेंगे सी लेवल पे। अब इतना बड़ा पाइप कहां से लाओगे, 16 किलोमीटर का, 17-18 किलोमीटर। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि एटमॉस्फियर एक ऐसा पाइप जिसका ऊपर वाला एकदम ऊपर है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या है, एकदम समुद्र के सतह के, समुद्र के किनारे खड़े हो गए हो तुम लेकर के।
अब इस समय, और इसका मान लो जो तुम्हारा एरिया है वह मान लो कि लगभग 1 मीटर का है। इस पाइप का मतलब ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी, ठीक है ना, 1 1 मीटर का। अब जैसे ये है ना जितना, इसी तरह का एक सिलेंडर पूरा ऊपर तक। अब इस नीचे वाले सतह पे खुला है, यहां पर तुम हाथ लगाओ नीचे, ठीक है, हाथ तुमने नीचे से इस पाइप को बंद कर दिया। अब हाथ लगाने पे तुम्हें जितना बल लगाना पड़ रहा है, जितना प्रेशर लगाना, यानी ऊपर से कोई चीज दबा रही है तुमको, तुम नीचे से उसको रोके हुए हो, इसको कहेंगे क्या, एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर, 1 atm। यूनिट एरिया पे लगाया गया प्रेशर किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के द्वारा। ठीक, दूसरा तरीका बता दें, एक पाइप लो, उसमें पानी भरो, ठीक है, उस पाइप को लेकर के तुम चले जाओ समुद्र की सतह पे, और नीचे से उंगली से उस पाइप में पानी भरा हुआ है और लगा के और रोक दो पानी को। अब उस पानी को नीचे से निकलने से बचाने के लिए तुमको जितना बल नीचे से लगाना पड़ रहा है वह क्या कहा जाता है, एक एटमॉस्फेयर। इसका साइंटिफिक जो तरीका है वह क्या किया जाता है बेटा, वह किया जाता है कि एक ऐसा बड़ा सा पॉट लेते हैं, पॉट मतलब एक तरीके से टब जानते हो ना, पानी वाला टब है ना, इसके अंदर क्या करते हैं, एक भर देते हैं आपका मरकरी, पारा, क्या, पारा भरने के बाद इसमें क्या लगाते हैं, एक ट्यूब लगाते हैं, ट्यूब, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि यहां पे तुम देखोगे, यहां से इस लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा नीचे की तरफ, तो ये वाला लिक्विड कहां जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना। तो जब ये बढ़ जाता है ऊपर की तरफ, तो मान लो ये इस लेवल पर पहुंच गया, ये है, ये यहां पर पहुंच गया। क्या है यार, ये एक तो बोर्ड चलता नहीं है, ठीक है। अब ये लिक्विड पहुंच गया कहां, यहां पे, यही वाला लिक्विड, ठीक है ना। तो अब ये नाप लिया जाता है कि ये हाइट कितनी है, ठीक। इस केस में ये 76 mm Hg मतलब होता है मरकरी यानी पारा। तो 1 atm प्रेशर को ये नापने का तरीका होता है, इस तरीके से एक एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापा जाता है, ठीक है ना, वायुमंडलीय दबाव को। अब देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, अब दबाव पर हम लोग आते हैं, ठीक है ना। वायु दबाव, हाँ, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर, यानी कि वायु दबाव में जो वर्टिकल यानी कि ऊपर की तरफ क्या क्या अंतर हमें देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से लास्ट क्लास में हमने टेम्परेचर का बताया था, है ना, कि कितने मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री का, देख के आना फिर से, ठीक है ना, रिवीजन करते रहो। लिखा है, देखो, एक 165, ठीक है ना, 165 मीटर जाने पे 1 डिग्री का हमें अंतर देखने को मिलता है, ठीक। उसी प्रकार अब प्रेशर में भी है। प्रेशर में क्या है कि हर 10 मीटर ऊपर जाने पर हर 10 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमें 1 मिलीबार का प्रेशर कम होते हुए दिखता है, समझ रहे हो ना, मिली बार में प्रेशर को नापा जाता है। तो जैसे हम तुम्हारा 10 मीटर के ऊपर गए तो हमें कितना घटता हुआ दिखेगा, 1 मिली बार के।
तो यहां तुम देख रहे हो 1 किलोमीटर पर में 898 है, 5 किलोमीटर गए तो 540, 265, ये इसी अनुपात में घट रहा है। यानी 10 मीटर ऊपर गए तो 1 मिलीबार का टेम्परेचर हमें घटता हुआ दिखेगा। टेम्परेचर कह रहे हैं, प्रेशर है ना, दबाव, दाब। उसी प्रकार अब हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, अच्छा, 2-3 चीजें हमेशा याद रखना, मैं एक बार में बता दूं, इसको याद रखना, इसको लिख लेना। पहला पॉइंट ये लिखना है कि जब भी हीट यानी ताप, जब भी हीट बढ़ेगी, जब भी हीट बढ़ेगी, ठीक है ना, तो जब भी गर्मी बढ़ती है तो बेटा उस केस में क्या होगा, उस जगह की जो एयर है यानी कि जो वायु है वह ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, किधर जाएगी, ऊपर की तरफ। एयर जो है वह कहां जाएगी, ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है ना, ठीक। और जहां पर गर्मी आई, मान लो जैसे ये जगह है, यहां पर अगर गर्मी बढ़ी तो यहां की हवा ऊपर की तरफ बढ़ेगी और यहां जो क्षेत्र बनेगा वह हमेशा लो प्रेशर का क्षेत्र होगा। यानी कि जिसे हम कहते हैं कि यहां पर दाब जो है, वायुमंडलीय दाब जो होगा वह कम हो जाएगा यहां पर। ठीक है ना, जहां की हवा उठी। इसी का उल्टा समझो, जहां ठंडी होगी यानी जहां पर हीट कम होगी या ठंडा होगा, वहां पर जमीन पर एयर डिसेंड करेगी यानी बैठेगी, वहां का प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो हमारा भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, हमने वहां पर क्या देखा था कि वहां पर क्या भूमध्य रेखा कह लो या जो ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, है ना, वहां पर क्या है कि हम देखें कि वहां पर ताप बहुत ज्यादा है, सूर्य की जो किरणें थी वो डायरेक्ट वहां, तो वहां पर गर्मी ज्यादा, तो वहां का प्रेशर कैसा रहेगा, वहां पर प्रेशर कम रहेगा। लेकिन यही तुम ध्रुवों पे चले जाओ, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, वहां बर्फ जमी है, तो बर्फ जमी है ना, तो वहां पर हमें ठंडी दिखेगी और वहां पर प्रेशर कैसा रहेगा। ठीक, पहली ये 2 चीज तुमको याद रखनी है। ठीक है ना, दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, ये कुछ की पॉइंट है जो इस पूरे चैप्टर का, जो कहते हैं ना कि जो क्रक्स, कि जो इस पूरे चैप्टर से तुम्हें सीखना है वो क्या है, दूसरा है बेटा कि हमेशा हवा जो है, एयर, वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। कहां से कहा जाएगी, अब एग्जाम्पल ले लो कैसे, कुकर चढ़ाए, उसके अंदर पानी दाल बैठा दिए, ठीक, जलाए हो, दिए पड़े हो उसको गर्मी, नीचे से सिलेंडर जला करके, जब वो सीटी दे रहा है, मतलब जब उसके अंदर गैस बन गई, तो ये बताओ तुम्हारे किचन का प्रेशर ज्यादा है कि कुकर के अंदर प्रेशर ज्यादा है, कुकर के अंदर प्रेशर, तो जब सीटी निकलेगी तो कुकर के अंदर से हवा बाहर आएगी कि बाहर से अंदर जाएगी, कुकर से बाहर की तरफ हवा निकलेगी। तो यानी कि जहां पर प्रेशर ज्यादा है वहां से हवा किधर की तरफ जा रही है, जहां पर कम है। पूरे किचन में प्रेशर कम है तुलनात्मक रूप से उस कुकर के अंदर के प्रेशर के, तो इसलिए हवा हमेशा हाई प्रेशर से, टायर है, टायर के अंदर तुमने हवा भर दिया ट्यूब के अंदर, यानी ट्यूब के अंदर प्रेशर बढ़ गया है हवा का, अब उसमें एक पंचर हो जाए तो अंदर से बाहर हवा आएगी कि बाहर से अंदर जाएगी, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा हवा जाती है। ये चीज क्लियर है, ये 2 कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, बहुत काम के ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, अब तुम मुझे एक चीज बताओ, यहां अब एक क्वेश्चन आ गया,
क्वेश्चन ये आया कि तुम्हें पता है कि हमेशा हवा कहां से कहां जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब ये कह रहा है इस लाइन में कि जैसे ही आप जमीन से 10 मीटर ऊपर जाएंगे तो कितने 1 मिलीबार का 10 मीटर पे 1 मिलीबार प्रेशर आपका 10 मीटर पे 1 मिलीबार कम। तो हम ये कह सकते हैं बेटा, हम क्या कह सकते हैं इस डायग्राम से समझना कि मान लो ये तुम्हारी जमीन है, ठीक। अब इस जमीन पर ये मान लो यहां पर अब इस जमीन के ऊपर हवा है, ये मान लो नीला नीला तुम्हारा हवा हो गया। यहां मान लो कि प्रेशर जो है, एक एग्जांपल ले रहे हैं 10 का है, 10 मीटर और ऊपर गए तो 9 हो गया, क्योंकि हर एक के साथ वो 1 मिलीबार कम हो रहा, तो यहां 9 मिलीबार हो गया। और ऊपर गए 8 हो गया, और ऊपर गए 7 हो गया, और ऊपर गए 6 हो गया। तो यहां पर हाई प्रेशर है, यहां क्या है, लो प्रेशर है ऊपर की तरफ। और हवा किधर से किधर बहती है, तो हवा कभी भी हमें हवा जब लगती है तो वो ऐसे क्यों, जैसे हम लोग चल रहे हैं तो सामने से आती है, नीचे से हवा क्यों नहीं लगती है कि नीचे से ऊपर की तरफ हवा चलने लगे। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं ना, बात समझो मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे तुम रास्ते पे गए तो तुम मान लो ये तुम हो, मान लो ये तुम हो, मस्त मॉर्निंग वॉक पे निकले हो, ठीक। ठीक है, मुस्कुराते हुए। अब मुझे ये बताओ, जब तुम रास्ते पे चल रहे हो तो तुम्हें हवा जो लगेगी वो सामने से आते हुए लगेगी, यानी कि ये अगर जमीन है तुम्हारी तो हवा ऐसे चल रही है, कभी भी तुम्हें हवा नीचे से ऊपर की तरफ क्यों नहीं लगती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। कोई मान लो कि हवा इसलिए नीचे से ऊपर नहीं लगती है कि पता चला तुम्हारा जो चचा हैं या कोई बुढ़ऊ लोग हैं धोती पहन के जा रहे हैं और नीचे से ऊपर की तरफ हवा चलने लगी तो धोती उठ गई ऊपर, है ना। लेकिन हमें नीचे से ऊपर वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिखता है, लेकिन हमें यह पता है कि यहां पर हमेशा हाई प्रेशर है और यहां क्या है, लो प्रेशर है, हाइट के साथ प्रेशर घट रहा है। तो हमें इस प्रकार की हवा क्यों नहीं देखने को मिलती, हमेशा हमें इधर की हवा देखने को। समझ रहे हो ना, कायदे से तो अगर हाई प्रेशर से लो तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। यहां पर इसका रीजन है बेटा क्या, इसका रीजन है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण उस हवा को उठने ही नहीं देती है पर, इसीलिए हमें वर्टिकल विंड देखने को जल्दी नहीं मिलेगी। समझ गए, समझ गए ना। नहीं तो अगर ग्रेविटी न रहती तो समझ लो कि चचा की धोती उठ जाती। ठीक है, बात समझ गए ना, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं क्या वायु दाब का, अभी तक तो हमने क्या देखा था, ऊर्ध्वा क्या कहते हैं इसको, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, ऊर्ध्वाधर, है ना। तो ये वाला हमने देख लिया, नीचे से ऊपर वाला। अब हम क्या देखेंगे बेटा, अब देखेंगे हॉरिजॉन्टल वाला। अब देखते हैं, अब हम लोग ये वाला देख रहे हैं जो हम लोग हवा चलती है और हम लोगों को जो वो सामने से लगती है उसको अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक, अब हॉरिजॉन्टल में क्या है, मान लो तुम्हारा यहां पर हवाओं का वितरण कैसे, वायु दाब का वजह से क्या होगा, अब तुम देखो। मान लो कि ये तुम्हारा जमीन है,
ये है तुम्हारी दिल्ली, ठीक, ये है तुम्हारी दिल्ली, और ये है तुम्हारा बिहार, ठीक है। दिल्ली में गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो यहां पर कौन सा प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर। तो दिल्ली में तुम्हारा हो गया क्या, लो प्रेशर, ठीक। ये है बिहार, तुलनात्मक रूप से बिहार में दिल्ली से कम गर्मी है यानी ठंड है, तो यहां पर कौन सा होगा, हाई प्रेशर, इसकी तुलना में हाई, ठीक। अब हवा बहेगी क्योंकि हवा हमेशा हाई लो में बहती है ना। कभी भी अगर हवा बह रही है तो यह समझ जाना कि कहीं हाई है और कहीं लो है। अब यहां पर हवा कहां से कहां बहेगी, बिहार से दिल्ली की तरफ हवा जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां का प्रेशर हाई है और यहां का प्रेशर लो है, और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हवा बहेगी वह हवा आपकी इस डायरेक्शन में बहेगी, जमीन के पैरेलल, ना कि ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्षैतिज वितरण। अब इसमें देख लो अलग अलग जगह का दिया हुआ है, अलग अलग जगह का अलग अलग प्रेशर है, हवाएं इस तरीके से बहती हैं। मोटे मोटे तौर पर तुमको ये याद रखना है कि हाई से लो की तरफ, ठीक है, ठीक। अब देखो मैंने वही बात आपको बताया कि विषुवत वृत्त के निकट यानी 0 डिग्री के निकट वायुदाब क्या होगा, कम होगा, और इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र कहा जाता है। इसको क्या हम कहते हैं, इक्वेटोरियल लो, यानी कि इक्वेटर के पास यानी कि विषुवत वृत्त के निकट, क्योंकि जो दाब है वह कम है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लो कहते हैं या विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र कहते हैं। इस जगह के प्रेशर के नाम पे इसका नाम पड़ गया है, प्रेशर के, है ना, क्वांटिटी की कितना प्रेशर है। तो पूरे क्षेत्र में कैसा है, निम्न है। समझ, निम्न क्यों है पता है तुमको, क्यों है कम, निम्न क्यों है, प्रेशर ही तो कम है ना, तो दाब ही तो कम है। इस क्षेत्र में दाब कम होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, विषुवत वृत्त जो है यानी इक्वेटोरियल रीजन, जो भूमध्य रेखा है वो वाला रीजन, यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, और जहां गर्मी ज्यादा होगी वहां प्रेशर लो रहेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक। उसी प्रकार 30 डिग्री उत्तर व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश उच्च उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे अगर हम समझाएं आपको कि मान लो ये अर्थ है तुम्हारी, ठीक है ना, गोल एकदम नहीं बन पा रहा है, पूरा ही मिट, ठीक है, वैसे ही समझना। कह रहा है ये क्या कि ये वाला जो क्षेत्र है विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, यहां पर हमेशा
मतलब इस क्षेत्र के आसपास यहां पे आपको, ये पूरे क्षेत्र में, चूंकि यहां पर सूर्य की गर्मी ज्यादा है, इसलिए यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? लो प्रेशर देखने को मिलेगा, निम्न दाब क्षेत्र। वहीं कह रहा है कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, यानी कि 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, यहां पर हमें पता है कि सूर्य की रोशनी यहां की तुलना में कम पड़ेगी, तो यहां ठंड होगी। तो यहां हमें जो है, इस जगह पर अगर हम देखें तो यहां पर हमें जो माहौल देखने को मिलेगा वह कैसा मिलेगा? वह हमें हाई देखने को मिलेगा। लेकिन ये याद रखना, ये हाई जो है ये इसकी तुलना में हाई है। हम थोड़ा और ऊपर चले गए, पोल पे, माने ध्रुवों पे। जैसे ही बेटा हम ध्रुव पे जाएंगे, अब यहां पर और हाई है प्रेशर, क्योंकि यहां ठंड और ज्यादा है, इसकी तुलना में ये लो हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? जब हम ये लो और ये हाई बात कर रहे हैं तो इसकी तुलना में, लेकिन जहां इसकी बात करेंगे तो ये लो हो जाएगा और ये हाई हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो इसे कहते हैं, चूंकि ये इक्वेटर वाले जोन में है, विषुवत वाले क्षेत्र में है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लो। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लो। और ये वाला जो रीजन है, इसे यहां पर कौन सा प्रेशर है? हाई ना, तो इसे हम कहेंगे क्या? सब ट्रॉपिकल हाई। हाई क्योंकि यहां पर प्रेशर क्या है? इसकी तुलना में ज्यादा है। ठीक, तो इसे कहा गया इक्वेटोरियल लो। और 30 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री जो उत्तर है, वहां पर हमें जो देखने को मिलता है वह मिलता है उपोषण उच्च वायुदाय दाब क्षेत्र। समझ गया ना किसे कह रहा? समझ गया? ठीक, ये है आपका आगे का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। मतलब पवन की दिशा, पवन की दिशा और पवन के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से बल होते हैं, किनकी वजह से जो पवन की दिशा है या जो पवन की वेग है, यानी कि जो हवा की स्पीड है ना, वो किन किन वजहों से प्रभावित होती है, हम थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, पवन की दिशा, अब मतलब हवा ऐसे जा रही है, ऐसे घूम गई, हवा 80 की स्पीड से बह रही है, 70 हो गई। अब कौन से ऐसे बल हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है? भाई, कोई चीज 80 की स्पीड से जा रही है तो उस पर कुछ ना कुछ, जैसे मान लो तुम 60 की स्पीड से जा रहे हो, साइकिल चला रहे हो, पेंडल मारना छोड़ दो तो तुम्हारी गति धीरे हो जाएगी। क्यों होगी गति धीरे? तो आप छोड़ो, तुम अभी जनरल हमको एक बात बताओ कि तुम जा रहे हो साइकिल से और तुम पेंडल मारना बंद कर दो तो क्यों तुम्हारी साइकिल रुक जाएगी?
फ्रिक्शन पढ़ा है कुछ? हम्म। हम्म। घर्षण बल का नाम सुना है? फ्रिक्शनल। क्या होता है घर्षण बल? तो पैंडल मारना बंद करते हो तो तुम्हारा टायर और तुम्हारे रोड के बीच में घर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से स्पीड तुम्हारी कम होती चली जाती है। ये बेसिक चीजें हैं, ये जाननी चाहिए हमेशा। किसी भी मूविंग वस्तु को उसकी स्पीड को कम करने के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है वह होता है फ्रिक्शन, घर्षण बल। समझ रहे हो? तो अगर हवा बह रही है और उसकी भी स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब उस पर क्या लग रहा है? घर्षण। हवा में एक घर्षण। अब मान लो ये सतह है, इस सतह पे पेड़ हैं, पौधे हैं, सब कुछ है, हवा बह रही है। हवा उस पेड़ से टकराएगी या पत्तों को छूते हुए निकलेगी। अब हवा में और उस पेड़ के पत्तों के बीच में आपस में घर्षण होगा तो थोड़ा सा हवा कम हो जाएगी। समझ गए? पहली चीज तो घर्षण बल। तो हेडिंग डाल लियो ना, पवनों की दिशा को वेग में वो करने वाला, कि पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले। ठीक। नहीं, हाँ, जहां फ्रिक्शन नहीं होगा वहां फिर जो चीज मूव कर रही है वो मूव करती रहेगी। ठीक है ना? न्यूटन की सेकंड पहली लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो कहता है कि इफ अ बॉडी इज अ मोशन, इज इन मोशन, इट विल रिमेन इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन और एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कोई बॉडी, हिंदी में अगर बताएं तो वो न्यूटन की पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वह कॉन्टिन्यूअसली मूव करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। यह न्यूटन की पहली लॉ थी। तो वहीं जब हम साइकिल चला रहे हैं तो हम चलते रहेंगे जब तक कि कोई बाहरी फोर्स हमें रोके ना, तो वहां पर घर्षण बल काम आता है। घर्षण बल बाहरी है, समझ रहे हो ना? या बाहर से बड़ी तेज हवा सामने से आने लगी, उसने आपको रोक दिया। तो ये सारी चीजें हमें, तो उसमें पहला लिखो घर्षण बल। घर्षण बल आपकी पवन की दिशा और वेग को प्रभावित करेगा। बात समझ रहे हो ना? हवा चल रही है, घर्षण लगेगी तो हवा, और हर दो सतहों के बीच में घर्षण बल लगता है। समझ रहे हो ना? शीशा है, बहुत चिकना है, लेकिन उस पर भी अगर मैं मान लो कि ये फर्श है, ये बहुत चिकनी है, मैं इसकी जगह शीशे की फर्श बनवा दूं, फिर भी तुम संभाल संभाल के चल लोगे उस पर। समझ रहे हो ना? क्योंकि घर्षण बल रहेगा, किसी में ज्यादा, इस सरफेस पे बहुत ज्यादा है, शीशे पे और कम। शीशे की फर्श बना के उस पे 1 लीटर तेल लगा दें, फैला दें और तब कहें चलो, तो कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुम संभल संभल के चल लोगे। इवन गिर जाओगे लेकिन रेंग के हो सकता है कि चले जाओ, तेल गिरा दिया तो, लेकिन अगर घर्षण नहीं होगा तो 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाओगे। की सतह पे अगर मैंने तेल गिरा दिया और उस पर तुमको कहे कि रेंगते हुए पहुंचो, तो अगर घर्षण ना रहे तो तुम रेंग भी नहीं पाओगे। बात समझ रहे हो ना? तो घर्षण जरूरी है मूवमेंट के लिए, पहली चीज। तो पवन का हमने समझ लिया कि इसकी वेग को कौन डिसाइड, मतलब अफेक्ट करता है। पहला है हमारा घर्षण। दूसरा, दूसरा कौन सा ऐसा कारक होगा जो कि फैक्टर होगा जो कि विंड की मूवमेंट को रोकेगा
या प्रभावित करेगा, ठीक है ना, अफेक्ट करेगा। तो दूसरा है क्या, दो जगहों के बीच का प्रेशर डिफरेंस यानी दाब में अंतर। अब एक चीज मुझे बताओ, जो मैंने तुमको चीज हाई और लो वाली समझाई है, फिर से बताओ मुझे, हवा हाई प्रेशर से लो की तरफ जाएगी कि लो से हाई? हाई से लो। अब मान लो यहां पर एक जगह है ए, यहां पर ए जो लोकेशन है, ए वाली जो लोकेशन है, यहां का प्रेशर मान लो है 120 मिलीबार, और ये बी है, यहां का प्रेशर है मान लो 100 मिलीबार। एग्जाम्पल ले रहे हैं। हवा किधर से किधर बहेगी? 120 से 100 की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी ए से बी की तरफ जाएगी। यहां से यहां गई, मान लो इसकी गति है हवा की 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोपहर के समय का टाइम है, या मान लो सुबह सुबह 8 बजे का ये है माहौल। अब दोपहर में एक ए जो लोकेशन है, यहां पर प्रेशर है 120, और बी जो है यहां का प्रेशर हो गया है मान लो बी, यहां का प्रेशर हो गया है बेटा मान लो 60 MB, 120 और 60। अब बताओ हवा किधर से किधर जाएगी? इधर से इधर ही जाएगी, लेकिन अंतर क्या होगा? जाएगी अभी भी इधर से इधर, लेकिन अंतर ये है, ये हवा जो पहले वो 30 से चल रही थी, ये चलेगी 50 से, या 30 से ज्यादा ही से चलेगी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन वो तो गणित का काम है, लेकिन अभी हमको क्या खाली जानना है कि उससे तो ज्यादा तेज जाएगी। क्यों? प्रेशर कम है, क्योंकि यहां पर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है। प्रेशर डिफरेंस मतलब क्या? ऊपर वाले केस में प्रेशर डिफरेंस कितने का था? 20 का। यहां 120 है और यहां 100 है, तो 120 माइनस 100 20, तो दोनों में अंतर कितने का है? 20 का। ठीक, यहां पर जो प्रेशर डिफरेंस है वह कितना है? 60 का। एक बात मुझे बताओ, मैं हूं 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 8.5 इंच मेरी हाइट है, ठीक है, 85 किलो का वजन है, ठीक है, बढ़िया मसल बनाया। मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा करो जिसकी हाइट हो 5 फुट 8 इंच, वजन हो 85, मसल वो भी बनाया हो, ठीक। अगर दोनों में लड़ाई होती है ना, तो यहां पर पिटाई की एक संभावना बनी ना, कि एक व्यक्ति मार खाया, दोनों मार खाए, दोनों एक दूसरे को एक आध मुक्का मारे। अब मेरे सामने एक व्यक्ति आ गया जिसकी हाइट है 4 फीट, पतला दुबला सीक सा, है ना। अब मुझे ये बताओ, दोनों केस में कहां तुमको लगता है कि पिटाई ज्यादा हुई होगी? वो छोड़ दो कि कौन मार खाया, लेकिन तुमको क्या लगता है कि किस केस में मार ज्यादा खाया होगा कोई? दूसरे वाले में। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में डिफरेंस ज्यादा का था। बात समझ रहे हो ना? तो कुटाई जो है वह दूसरे वाले केस में ज्यादा हुई होगी, क्योंकि सीधे डिफरेंस है। तो हवा दमादम ठोक दिए। अब जो बराबर वाला है वो हम भी कहेंगे कि यार पता लगा मारे उसको, वह मार दे, वो भी सोचेगा यार उसको मारे कहीं वो भी पलट के मार दे, तो वहां पर गति कम रहेगी। उसी तरीके से चूंकि यहां डिफरेंस कम है इसलिए हवा का वेग कम रहेगा, यहां डिफरेंस ज्यादा है इसलिए हवा का वेग
यहां पर झापड़ ज्यादा चलेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पवन के वेग को तथा उसकी दिशा को निर्धारित करने का जो दूसरा फैक्टर है, पहला तो हमने घर्षण बल देख लिया, दूसरा है प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर नहीं, प्रेशर यानी दाब के बीच अंतर जहां ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां कम होगा वहां पर कम होगी, अंतर। तो दूसरा पॉइंट लिखो उसमें, दूसरा लिखो दाब प्रवणता प्रभाव, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इसे कहा गया है, ठीक है ना। दाब प्रवणता प्रभाव। अब तीसरा है बेटा क्या, कोरियोलिस बल। इसको थोड़ा सा समझो। कोरियोलिस बल क्या होता है, हमारे पृथ्वी पे, ठीक है, कोई भी वस्तु अगर मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है, जैसे कि मान लो कि तुम यहां पे बैठे हो अपनी एक बंदूक लेकर के, ये तुम्हारी दुनाली, ठीक है, यहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, यहां पर तुमको हिट करना है, ठीक है। हमेशा वो व्यक्ति जो फायर करेगा ना, वो सीधा अगर मारा, अगर वो अच्छा निशानची नहीं है तो, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एकदम टारगेट पर रखे बंदूक और मार दिए, लेकिन जब आपको 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर निशाना लगाना है तो एकदम पॉइंट पे रख के मारोगे तो कभी भी वो नहीं लगेगा। इसीलिए जो एक अच्छा निशानची होता है वह हमेशा क्या करेगा बेटा, वह हमेशा, यहां बना देते हैं, वह हमेशा, ये अगर उसकी बंदूक है और उसको बहुत दूर मारना है, ये नहीं कि 5 मीटर पर सटा के मार रहे हैं तब नहीं, दूर अगर मारना है तो वो क्या करेगा, हमेशा वह टारगेट से थोड़ा सा लेफ्ट में मारेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो गोली ट्रेवल करेगी ना, ये जो बुलेट जा रही है, इसके ऊपर एक बल लग रहा है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो इसके ऊपर एक हल्का सा बल लगेगा उस 1.5 किलोमीटर की दूरी में, और वो बल जो है वह इस दिशा में लगेगा, इस दिशा में, इस दिशा में, यानी उस गोली पे इस दिशा में क्या हो रहा है, बल लग रहा है। अब ये गोली जब यहां से चली है और यहां तक जा रही है तो एक बल लग रहा है जो इस गोली को इधर 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 ले, तब ये जाकर के सीधे यहां पर हिट करेगा। अगर ये सीधा सीधा मार दे तो फिर वो बल लगेगा और ये गोली सीधा लगने की जगह इधर चली जाएगी। बात समझ रहे हो ना। तो इस बल को, जो कोई भी मूविंग बॉडी है जो अर्थ में एक जगह से दूसरी जगह तक हवा में ट्रेवल कर रही है, उसके ऊपर अर्थ के घूमने के कारण एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। वो जो बड़े बड़े तगड़े जो स्नाइपर होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी बंदूकें रखते हैं, सब मूवी वगैरह में देखते होगे कि 2 किलोमीटर दूर कमरे के अंदर अपनी बंदूक रखा है, और वो, तो वो हर चीज, वो ऐसे नहीं बैठा और निशाना लगा दिया। उनके पास जो तगड़े वाले जो फोर्स आर्मी वगैरह में जो होते हैं स्नाइपर, स्नाइपर मतलब होते हैं वो एक बंदूक वाले जो बड़ी बड़ी बंदूकें रखते हैं और वो दूर से निशाना लगाते हैं। तो उनके साथ हमेशा एक व्यक्ति रहता है, समझ रहे हो।
कभी भी तुम मूवी देखोगे तो उसमें क्या तुम देखोगे कि आदमी के साथ एक व्यक्ति रहेगा, जो बंदूक चला रहा है उसके साथ एक व्यक्ति रहता है। वह व्यक्ति कॉपी पेन लेकर के बैठा रहता है, वो सब गणित वहां कैलकुलेट करता है, बताएगा कि हवा इतने से चल रही है, कोरियोलिस फोर्स इतनी है, ये इतना है, तो तुम टारगेट से क्या करो 3 सेंटीमीटर इधर मारो, वो बताएगा और ये निशाना सेट करेगा और तब मारते हैं। इस तरीके से काम होता है, ठीक है ना। तो वो कैलकुलेट किया जाता है, वो ऐसे नहीं जो मेला में गुब्बारा मार करके फोड़ते हैं छर्रे से, वो वाला हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि तुमको दूरी ज्यादा है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर तक मारना है तुमको, ठीक है। तो तीसरा लिख लो उसमें कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, लिख लिया कोरियोलिस फोर्स। अब एक चीज और कोरियोलिस में याद रखना थोड़ा सा यहां, कि मान लो कि यह पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा हो गई, हमेशा कोरियोलिस बल जो है वह उत्तरी जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, वहां पर हमेशा कोरियोलिस फोर्स बेटा राइट डायरेक्शन में लगेगी। किस डायरेक्शन में? और जो साउदर्न हेमिस्फेयर में है वहां पर किस डायरेक्शन में? लेफ्ट में। यानी कि अगर वह जो तुम्हारा वो है क्या कहते हैं निशांची, वह अगर उत्तरी गोलार्ध में बैठा है तो उसकी बुलेट पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा? दाहिनी तरफ। लेकिन वही व्यक्ति अगर दक्षिणी गोलार्ध में बैठा है तो उसकी बुलेट पर जो बल लगेगा वह किस दिशा में लगेगा? लेफ्ट के। तो ये सब भी चीजें वहां पर लिख लेना। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स जो है वह दाहिनी तरफ लगता है और दक्षिणी में बाईं तरफ, ठीक है। ठीक है, कर लिया? यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक। अब एक हेडिंग हेडिंग क्या, इसको तुम समझ लो, नाम से ही पता चल रहा है, समदाब रेखा। समदाब का मतलब क्या समझ रहे हो? बराबर दाब। मान लो लोकेशन ए है और एक लोकेशन है बी, यहां भी प्रेशर 80 MB है, यहां भी प्रेशर 80 है, दोनों जगह दाब बराबर है। तो एक इमेजिनरी यानी कि इमेजिन किया हुआ क्या कहेंगे इमेजिनरी को हिंदी में? नहीं, काल्पनिक। तो एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जो कि समदाब वाले क्षेत्रों को आपस में पास करती है। उस रेखा को क्या कहते हैं हम? समदाब रेखा। समझ गए ना? समदाब रेखा क्या होती है कि दो लोकेशन का प्रेशर अगर एक जैसा है तो उसको एक काल्पनिक रेखा जो जोड़ रही है आपस में, उसे समदाब रेखा। ठीक। अगर मान लो ये समदाब रेखा है, इस समदाब रेखा के अगर एकदम अच्छा, अब देखो, अगर हवा इस समदाब रेखा के एकदम पैरेलल भी बह रही हो, समझ रहे हो? इसी जैसे ये रेखा है, इसी के एकदम पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, ऐसी पवन जो कि समदाब रेखा के समानांतर बहे। अमूमन क्या होता है कि समदाब जो रेखा है, हवाएं उसके हमेशा परपेंडिकुलर बहेंगी या इधर बह जाएंगी,
लेकिन अगर कभी कोई पवन समदाब रेखा के समानांतर बहे तो उसे भूविक्षेपी या जियोस्ट्रॉफिक विंड जान कहते हैं। ठीक, तो लिख लो भूविक्षेपी। भूविक्षेपी में लिख लो कि समदाब रेखाओं के समानांतर बहने वाली पवनों को भूविक्षेपी पवन कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि भूविक्षेपी पवन क्या होती है। समझ गए यहां तक? ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा तुम एक चीज समझाना। मान लो अब तुम खुद आंसर दोगे, ठीक है? ये क्या है तुम्हारा भूमध्य, ये क्या है ट्रॉपिकल, या इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा और, ठीक। अब तुम ये समझो, और ये है, अच्छा हाँ, एक चीज और लिख लेना कोरियोलिस में कि कोरियोलिस फोर्स यानी कोरियोलिस बल जो है ना, वह हमेशा बेटा ध्रुव पे यानी ध्रुवों पे सबसे अधिक होगा। सबसे ज्यादा कोरियोलिस बल तुम्हें कहां देखने को मिलेगा? ध्रुव पे। और सबसे कम दिखेगा भूमध्य रेखा के पास में, ठीक है? इक्वेटर के पास कम रहेगा, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, ये हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये हो गए उष्ण कटिबंधीय कहते हैं ना इन्हें, ट्रॉपिकल को। अब देखो, अब एक चीज बताओ मुझे, मान लो ये अर्थ है, ठीक है ना, गोल समझ, ये अगर ऐसे घूम रही है तो हवाएं ऐसे चलेंगी, समझ रहे हो ना? हवा हमेशा, ये अगर ऐसे घूम रही है तो हवा ऐसे चलेगी। जैसे तुम अगर ऐसे दौड़ोगे तो सवा सामने से, हमारी पृथ्वी हमेशा वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ना? वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती, तो हवाएं किस दिशा में चलेंगी? पश्चिम। तो यानी ये हो गया तुम्हारा पूर्व, ये हो गया पश्चिम। हवाएं किधर से चलेंगी? यानी हवा इधर से आ रही है, एक सेकेंड। अच्छा, ये बताओ यहां वाले क्षेत्र पे प्रेशर कैसा रहेगा? लो की हाई? लो रहेगा। यहां पर इसकी तुलना में हाई नहीं, यहां पर इसकी तुलना में क्या रहेगा? हाई रहेगा, ठीक है, ठीक। और तुम्हें पता है कि हवा किधर से किधर की तरफ बहती है? इसे हमने सब ट्रॉपिकल हाई कहा था ना, और इसे सब ट्रॉपिकल लो कहा था, याद है ना पिछली से जगह पे? हवा कहां से कहां बहती है?
कहीं पूर्व से पश्चिम नहीं, प्रेशर में, दाब में, हाई से लो की तरफ बहती है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, हवा जो है वह हमेशा इधर से इधर की तरफ भागेगी? इधर की हवा पता है यहां कि यहां भी हाई होगा, ठीक है ना, यहां से भी ऊपर की तरफ जाएगी, जाएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने कोरियोलिस तुमको बताया था ना, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, वह पवन की दिशा को किस दिशा में, राइट की लेफ्ट? राइट। उत्तरी गोलार्ध में राइट। तो ये जो हवा ऐसे आ रही है, ये हल्का सा क्या होगी, दिशा से समझना, ये हल्का सा राइट की तरफ जाएगी। ये हमारा तो भले लेफ्ट है, लेकिन पवन की दिशा के ये राइट में है, ठीक है ना। तो ये हल्का सा ऐसे हो जाएगी, ये वाली भी हल्का सा ऐसे हो जाएगी, ये वाली भी हल्का सा ऐसे हो जाएगी, और ये वाली भी। दक्षिणी वाली किस दिशा में जाती है, लेफ्ट में। तो ये है, इसका इसका लेफ्ट ये हो गया, तो ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। तुम देख रहे हो क्या कि ये दोनों हवाएं जो हैं वो एक रेखा पर आकर के आपस में कन्वर्ज कर रही हैं, है ना। इसको कहा जाता है बेटा क्या, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं हम हिंदी में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज करना, दो चीजें एक जगह आकर के अगर कन्वर्ज करके मिल रही हैं, अभिसरण, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी ITCZ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मौसमी पवनें क्या क्या हैं जो समय के हिसाब से बहती हैं, मौसम के हिसाब से। अब समुद्री समीर और स्थल समीर को थोड़ा सा समझ लो, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। अब ये बताओ, दिन का समय होगा, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, जमीन जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। मान लो कि डे का समय है, दिन का समय है, ठीक, डे। दिन के समय में क्या होगा कि जमीन का टेम्परेचर पहुंच गया 60 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री सेल्सियस, और पानी जो है अभी ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ये अभी पहुंचा है कितने पे, 30 डिग्री। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। अब यहां पर चूंकि गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, तो यहां पर प्रेशर कैसा होगा, लो। हम यहां पर कह सकते हैं लो। यहां अभी ठंड है, तो यहां पर प्रेशर कैसा रहेगा, इसकी तुलना में, जमीन की तुलना में हाई। ठीक है, अब हवा जो है बेटा, खुद बताना, सोच, हवा किधर से किधर बहेगी दिन के समय में, हवा हमेशा किधर, किस दिशा में बहते, हाई से लो। तो इसलिए आप देखोगे कि आप जब यहां पे खड़े हो, तो इस समय यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर क्या है, लो प्रेशर। तो दिन के समय में तुम्हें समुद्र की तरफ से हवाएं अपनी ओर आती हुई दिखेंगे, समझ गया। अब रात के समय में आते हैं, ठीक, रात में। अब रात में क्या होगा कि समुद्र का टेम्परेचर तुमको पता है धीरे धीरे कम होगा। ये है कितना, 40, ये पहुंच गया था 50 दिन में, दिन भर में, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये कितना पहुंच गया है, ये तुम्हें पता है कि जमीन जल्दी ठंडी, तो ये मान लो पहुंच गई 10। अब यहां पर क्या है, लो टेम्परेचर, यहां क्या है, हाई टेम्परेचर। तो यहां
अब यहां पर क्या है, हाई टेम्परेचर है, तो यहां पर सॉरी यहां पर लो टेम्परेचर है, तो यहां पर कौन सा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, यहां पर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो यहां पर क्या बनेगा, लो प्रेशर। अब हवा का क्या है रुख, लो टू हाई, सॉरी हाई टू लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो इसीलिए रात के समय में हम क्या देखते हैं कि हवाएं जो हैं वो जमीन से समुद्र की तरफ जा रही, तो इसीलिए उसे कहा जाता है लैंड ब्रीज यानी स्थल समीर, और दिन के समय में हमें समुद्र समीर देखने को मिलता है। ठीक, ये क्लियर है। अब फ्रंट क्या होते हैं, वाताग्र जिसे कहा गया है। तो मान लो एक हवा है, ठीक, और ये दूसरी हवा है, दो प्रकार की हवाएं हैं। इसका टेम्परेचर है बेटा, मान लो इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री। ये ठंडी है, ये क्या है, गर्म है। अब ये दोनों जो हैं ये आपस में जहां मिलेंगी तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना, दो हवाएं आपस में मिली तो इस पॉइंट पे हमें क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर डिफरेंस यानी टेम्परेचर में अंतर। इस पॉइंट को कहते हैं बेटा फ्रंट। ठीक, क्या कहेंगे, फ्रंट या वाताग्र, समझ गया, इसे कहते हैं वाताग्र। अब ये बताओ, गर्म हवा हमेशा, ठंडी हवा हमेशा। अब ये दोनों जो हवा आपस में मिल रही हैं तो इसमें कौन हवा ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी, 40 वाली। तो गर्म हवा हमेशा ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा उसके नीचे चली जाती है। बात समझ गए। तो जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप में वायु राशियों को ऊपर की तरफ धकेलती हैं। ठीक है, तो ये चीज था आपका फ्रंट के बारे में। अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और उष्णकटिबंधीय साइक्लोन जो है ये हम तुमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि खुद में बड़ा टॉपिक है। ठीक है।